आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बुलंदशहर के सियाना में हुए तशद्दुद के सिलसिले में जेल में बंद मुल्जिमीन जमानत पर रिहा हो गए। तमाम मुल्जिमीन पिछले 8 माह से जिला जेल में बंद थे। मुल्जिमीन के जेल से बाहर आते ही इनके हामियों ने फूल माला पहनाकर इनका हीरो की तरह इस्तकबाल किया। बुलंदशहर तशद्दुद में कोतवाल सुबोध कुमार सिंह को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में नामालूम मुल्जिमीन के खिलाफ तशद्दुद के बशमूल मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे। मामले की SIT जांच की गई, जिसमें हिंदू तंजीमों से वाबस्ता लीडरों के साथ 44 मुल्जिमीन को जेल भेजा गया। इस मामले में जीतू फौजी समेत 14 मुल्जिमीन को तशद्दुद के मामले में जमानत मिल गई, मगर हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जाम में जमानत नहीं मिलने की वजह से इनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। सवाल यह उठता है कि मुल्जिमीन का जोरदार इस्तकबाल आखिर क्यों किया गया? यह जहनी दिवालियापन है या फिर नफरत की जहनियत? सवाल यह भी उठता है कि ऐसे लोग समाज के गुनहगार हैं या फिर हीरो? और सबसे अहम सवाल यह कि समाज के दुश्मनों का समाजी बैकआउट आखिर कब किया जाएगा? इन्हीं तमाम सवालों को आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर तशद्दुद मामला, मुल्जिमीन का क्यों हुआ जोरदार इस्तकबाल? जहनी दिवालियापन या सियासी दांव? हीरो या समाज के गुनहगार? समाज दुश्मनों का समाजी बायकॉट कब? गुज़िश्ता साल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए तशद्दुद के 7 मुल्जिमीन हाईकोर्ट के एक हुक्म के बाद जमानत पर रिहा हो गए। 7 मुल्जिमीन बुलंदशहर के सियाना में 3 दिसंबर को गौकुशी के खिलाफ मुजाहरे के दौरान कत्ल की कोशिश, फसाद और आगजनी के मुल्जिम हैं। बुलंदशहर तशद्दुद में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को भीड़ ने जान से मार डाला था, पर रिहाई के बाद मुल्जिमीन का जेल के बाहर फूल माला पहनाकर और जय श्री राम के नारों के दरमियान इस्तकबाल किया गया। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है ये मेरे लिए रहा है, और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है इस जस्टिस पे कि ये जस्टिस किस बुनियाद पे दिया जा रहा है इनको। इन्होंने आके 6 महीने में ऐसा क्या अच्छा काम कर दिया जिसमें इनको राजद्रोह की धारा से मुक्त किया जा रहा है। ये सच में बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, और मैं सरकार से, सभी समाज के सभी वर्गों से यही उम्मीद करता हूं। मैं अपनी आवाज़ तो उठा ही रहा हूं, मैं उन लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित ही ना किया जाए, क्योंकि ये उठेंगे तो ये इंस्पायर करेंगे लोगों को, ये और लोगों को इंस्पायर करेंगे तो और लोग और गलत काम करेंगे। हमें ऐसे लोगों को आगे उठाना ही नहीं चाहिए। इस मामले पर अब सियासत गरमा रही है। अपोजिशन ने मुल्जिमीन के इस्तकबाल पर सवाल खड़ा किया है। और कहीं पर भी कहीं सांप्रदायिक तनाव या झगड़े होते हैं, उसमें बीजेपी का कोई कार्यकर्ता कभी न शामिल हुआ है न होगा। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे विरोधी यही इल्ज़ाम हम पर लगाते रहते हैं और उसका उनको नुकसान होता है, न कि हमारे पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने से उनको न कभी कोई लाभ हुआ है और न हो। कि उत्तर प्रदेश ही में नहीं बल्कि पूरे भारत में हम ये देख रहे हैं, लिंचिंग करने वाले जब जेल से छूटते हैं उनका स्वागत होता है, अभिनंदन होता है और नारों का उद्घोष होता है। ये हमने रांची में देखा, ये हमने उन्नाव में देखा, ये हमने कठुआ में देखा, अब हम बुलंदशहर में भी देख रहे हैं कि एक पुलिस अफसर की हत्या करने वाले, उनकी लिंचिंग करने वालों के पक्ष में भी कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल 3 दिसंबर को बजरंग दल के कारकुन योगेश राज और दीगर कई मुल्जिमीन ने सियाना में पुलिस स्टेशन के बाहर मुबैना गौकुशी के मामले के खिलाफ मुजाहरा किया था। सियाना के SHO सुबोध कुमार सिंह ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही फसाद भड़क उठा। तशद्दुद के दौरान सुबोध कुमार सिंह को उनके ही रिवॉल्वर से गोली मार दी गई थी। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में 38 मुल्जिमीन के खिलाफ दाखिल फर्द जुर्म में 5 लोगों के खिलाफ इंस्पेक्टर के कत्ल का इल्जाम है।
यहां सवाल ये उठता है कि मुल्जिमीन का जोरदार इस्तकबाल क्यों हुआ? ये जहनी दिवालियापन है या नफरत की जहनियत? आखिर ऐसे लोग समाज के गुनहगार हैं या फिर हीरो? और सबसे अहम सवाल ये कि समाज के दुश्मनों का समाजी बायकॉट कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज प्राइम डिबेट में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुल्क को बांटने वाले, समाज को तोड़ने वाले, या यूं कहा जाए कि किसी मामले या किसी तशद्दुद के जो कसूरवार हैं, जो मुजरिम हैं, आखिर जब वो जेल के बाहर आते हैं उनका इतना शानदार इस्तकबाल क्यों किया जा रहा है? आखिर समाज जा कहां रहा है? या यूं कहा जाए कि ये एक तरह की समाज की बेहिसी है या एक तरह से जहनी दिवालियापन है कि इस तरह के लोगों को भी हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है? आखिर क्या कुछ इसके मतलब निकाले जाएं? क्या आज आखिर समाज कहां पर जा रहा है, या आखिर समाज की बेहिसी कितना ज्यादा एक तरह से बढ़ चुकी है कि जिन लोगों पर इल्जाम है या जो लोग एक तरह से मुजरिम ठहराए गए, जिन्हें जमानत पर रिहा किया जा रहा है, पूरे तौर से नहीं छोड़ा गया है, सिर्फ जमानत मिली है, उनका इस तरह से शानदार इस्तकबाल। हम आपको यह भी बताते चलें कि यह कोई नया मामला नहीं है, इस तरह से कई मामले हो चुके हैं। चाहे झारखंड में अलाउद्दीन लिंचिंग का मामला हो, उसमें भी इसी तरह से शानदार इस्तकबाल किया गया था जब कसूरवार जमानत पर रिहा हुए थे। उन्नाव में किस तरह से क्या कुछ हुआ, इसके अलावा कठुआ की मिसाल हमारे सामने, बहुत से इस तरह के वाकयात हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर समाज में यह बेहिसी क्यों आखिर बढ़ रही है? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ दीपक पांडे साहब बीएसपी सपोर्टर हैं, अकरम कादरी साहब कांग्रेस सपोर्टर हैं, इनके अलावा यासिर जिलानी साहब तर्जुमान हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शहाबुद्दीन स्पोक्स पर्सन है एसडीपीआई राजस्थान के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सवाई सिंह प्रेसिडेंट हैं फोरम ऑफ डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। कुछ देर में हमारे साथ शिवम त्यागी बीजेपी लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले यासिर जिलानी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं कि झारखंड में हमने देखा था कि अलाउद्दीन के मुजरिम जो एक तरह से मॉब लिंचिंग का शिकार हुए थे, उनके मुजरिम जब जेल से जमानत पर रिहा हुए तो उस वक्त हमने देखा था किस तरह से उनका इस्तकबाल, शानदार इस्तकबाल किया गया था। खुद उस वक्त जो मरकजी वजीर थे जयंत सिन्हा, उन्होंने इस्तकबाल किया था। एक बार फिर से उसी तरह के वाकये की याद ताजा हो गई, जिस तरह से बुलंदशहर तशद्दुद मामले में जो उसके कसूरवार हैं, जो मुजरिम हैं, जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो उनका शानदार इस्तकबाल किया जाता है, फूल मालाएं उन्हें पहनाई जाती हैं और मजहबी नारे बाकायदा लगाए जाते हैं। यासिर जिलानी, आखिर समाज जा कहां रहा है? देखिए, उस वक्त भी जिस आपने हादसे की और जिस केस की आपने पहले चर्चा करी अभी, तब भी तमाम जो बड़े ओहदेकार थे, जो बड़े सरकार के अंदर जो लोग हैं, जो सरकार चलाते हैं, जो सरकार में हैं, उन सब ने बहुत कड़े तौर पे इसकी मजम्मत करी थी। और इस केस में भी जो कल जो छूट के आए हैं और उनको लेके जिस तरीके से आज पूरी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर तस्वीरें देखने को मिली है, ये कोई भी सभ्य समाज इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरीके से समाज का एक समाज में एक ऐसा धड़ा है जिसका कहीं ना कहीं पतन हो रहा है, इस पे हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। सामाजिक कारकुन को, समाज के बड़े बुद्धिजीवी वर्ग को, समाज के जो ताना बाना को इकट्ठा करके रखने वाले लोग हैं, लेकिन यासिर जिलानी, सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह के वाकये बार बार हो रहे हैं, करनी होगी। इस तरह की जो हरकतें वो बार बार हो रही हैं, एक दो नहीं, कई मिसालें आपके सामने। मुझे लग रहा है कि वो वाकयात आपको गिनाने की जरूरत नहीं है, कई वाकयात हमारे सामने हैं, लगातार इस तरह से हो रहा है। यासिर जिलानी, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं वही उसी बात को बहुत कड़े तौर से मजम्मत कर रहा हूं कि ये हमारे समाज का, एक सभ्य समाज में इस तरह की जब तस्वीर देखने को मिलती है कि एक कोई मुल्जिम जब बाहर आता है, ठीक है कि उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र में हर तरीके के लोग रहते हैं, उनके सोचने का, उनके समझने का जो अंदाज है वो बहुत अलग है।
लेकिन कोई भी इस सिविल सोसाइटी और सभ्य समाज का कोई भी इंसान इसको इस समर्थन नहीं करेगा। इसकी जितनी भी निंदा हो सकती है वो करेगा। और समाज के अंदर मैंने वही बात कही ना, जागरूकता लाने की जरूरत है कि जहां पे नाइंसाफी के साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं, ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पतन है। इसको संभालने और बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से इस पे आप ये देखिए कि हाँ, अगर इसको किसी एंगल से किसी और जगह पे जोड़ते हैं या मौजूदा सरकार से जो लोग जोड़ रहे हैं, मैं सुबह से देख रहा हूं, वो मुझे लगता है वो गलत कर रहे हैं। वो इसको और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वही सरकारें हैं या ये वही ओहदेकार हैं जिन्होंने उस इंसान को जेल भेजा है। बट हमारी जुडिशरी ने इनको बेल आउट किया है। हमारे जुडिशरी सिस्टम के अंदर, लेकिन यासिर जिलानी माफ कीजिएगा, जो लोग इसमें शामिल है वो कहीं ना कहीं एक खास पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक खास ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी, ये तो सच्चाई है। नहीं, मैं एक चीज आपको बिल्कुल आपको एक चीज क्लियर कर दूं। नहीं, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि किसी खास पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका पूरा इतिहास सबके सामने है, पूरे भारत के लोगों के सामने है। ये किसी तरीके से जिस तरफ आप इंगित करने की या इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले ही क्लियर कर दिया है। और हमारे लीडर्स ने, अभी मैं हमारे जो सबसे युवा और नौजवान लीडर हैं, साबिक वजीर जो रहे हैं मरकज में, जनाब शहनवाज हुसैन साहब का मैं वक्तव्य सुन रहा था कि बार बार कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी इस तरह के माहौल में खींचने की, उनको उसमें मुलविस करने की। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी इंसान जो अपराधी है वो अपराधी है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी आदमी, किसी भी संगठन को कभी भी अपने तरीके से वो उसमें इन्वॉल्व नहीं करती है। उनका हमेशा से भर्त्सना करा गया है। उसकी जितनी खंडन कर सकते हैं अपराधियों की, वो करती है, क्योंकि उसका एक पैमाना है। वो पैमाना है सबका साथ सबका विकास। वो उस सबका साथ सबका विकास के कार्य पे काम कर रही है। इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट हमारे समाज में हर ओर हैं, उन्हें सोचने और समझने की जरूरत है। ठीक है यासिर, आपकी बात हो गई। मेरे साथ इस बीच शिवम त्यागी जी, बीजेपी लीडर हैं, युवा भी हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए इस डिबेट में। शिवम, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। शिवम, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जो बात यासिर जिलानी कह रहे थे कि किसी खास पार्टी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से ना जोड़ा जाए, बिल्कुल सही बात है कि इस तरह के वाकयात को ना तो हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा जाए, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी से उठकर देखा जाए, और इस तरह के मामलों पर सबसे पहले तो सियासत नहीं होनी चाहिए शिवम। लेकिन इस तरह के वाकये जो बार बार हो रहे हैं, ये समाज को शर्मिंदा करते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अबू कि जिस समाज में हम रहते हैं, ये देश मल्टी डायमेंशनल देश है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब एक साथ रहते हैं और हमेशा से सदियों से रहते आए हैं। तो खास तौर पर बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी कोई इस तरह के कृत्य करता है, लिंचिंग मतलब लिंचिंग, उसमें कोई भी शब्द फ्रेम करने की या किसी भी धर्म से, जाति से, संप्रदाय से जोड़ने की उसको कोई आवश्यकता है नहीं। इस देश में जिस तरह से लिंचिंग, ये नहीं बहुत सारी लिंचिंग, और अभी ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं, हमेशा से होते आई है। देखिए ना, 84 भी तो लिंचिंग ही था, कितनी बड़ी लिंचिंग थी। क्या था? धर्म विशेष के नाम पर ही तो लोगों को मारा काटा गया। जिसको दाढ़ी थी उसको मार दिया गया। इतनी हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख एकता इतनी बेहतरीन हुआ करती थी कांग्रेस के जमाने में, बावजूद इसके 5000 लोगों को सेंट्रल दिल्ली में काट दिया गया और उन लोगों को पुरुषाकृत किया गया। लोगों ने देखा है, बावजूद उसके कुछ तो चीफ मिनिस्टर भी हैं। वो हुआ, खैर उसको भूल जाते हैं, हमें वो सब नहीं करना। दूसरी चीज, आज हमारा टॉपिक का इशू ये है कि जो लोग कसूरवार हैं या जो लोग तशद्दुद करते हैं, माहौल को बिगाड़ते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, वो जब जमानत पर रिहा होते हैं तो उनका किस तरह से इस्तकबाल होता है। आज मेरा डिबेट इस इशू पर है कि आखिर समाज जा कहां पर रहा है। जो लोग मुजरिम हैं उनको एक तरह से हीरो की तरह पेश किया जाता है, ये आखिर क्यों? देखिए, इसमें ये भी समाज आज, देखिए अबू, हमेशा से इस समाज में ये होता रहा है। बड़े बड़े अपराधी, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चाहे किसी को भी ले लीजिए, किसी का भी क्राइम, समाज से अगर किसी का जुड़ाव रहा है, क्राइम में रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में हद से ज्यादा रहा है, तमाम देखा होगा आपने कि जेल से बाहर निकले, उनकी फूल मालाओं से लेकर उनके नारे जिंदाबाद, ये हमेशा से इस सोसाइटी का हिस्सा रहा है। ये कटु सत्य है, लेकिन हमें इसको मान लेना चाहिए। ये आज नहीं, हमेशा से वहां पर है। बहरहाल,
इसको धर्म विशेष से जो जोड़ा जा रहा है, ये एक चीज है जो गलत है। अगर आप इसे धर्म विशेष से जोड़ देंगे तो फिर तो पूरा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हर चीज को देखना पड़ेगा। और सब मैं आरोप प्रत्यारोप की बात करूंगा कि भाई कांग्रेस में ये हुआ, बीजेपी में ये हुआ, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा मानना है, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो, चाहे कोई भी हो, इस पे इसकी जो सबसे ज्यादा जरूरत है, एक हमारे सामाजिक ताने बाने पर बहिष्कार करने की एक जरूरत है कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको एक गलत नजरिए से बिल्कुल अलग हटाना चाहिए और समाज से बाहर करना चाहिए। ठीक है, मैं इस बीच मेरे साथ वीएन राय जी, रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए। वीएन राय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अकरम कादरी जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने यासिर जिलानी को भी सुना और उसके बाद शिवम त्यागी को भी सुना। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह के मामलात को एक तो किसी पार्टी से, किसी धर्म से, किसी सेक्टर से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना तो सच है अकरम कादरी साहब कि इस तरह के वाकयात हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, और इस तरह से अगर फूल मालाएं पहनाकर मुजरिमों का इस्तकबाल किया जाएगा तो इससे जाहिर सी बात है कि जो कसूरवार हैं, जो मुजरिम हैं, जो मुल्जिमीन हैं, उनके हौसले बढ़ेंगे। सर, ये हौसले बढ़ाने के लिए ही ये किया जा रहा है कि ऐसे कर्म और हों। शंभूनाथ जो एक कातिल था, उसकी बड़ी झांकियां निकाली गई हैं, और इसमें पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। ये तो पर्दे के सामने फूलमालाएं डाली गई हैं, पर्दे के पीछे इनकी जमानत कराने की सरकार ने बड़ी कोशिश की होगी। सरकार ने बचाने के लिए शुरू से बहुत रास्ते निकाले थे। आपने देखा होगा, जो मेन आरोपी था वो कम से कम 1 महीने तक नहीं पकड़ा गया। अगर यूपी पुलिस चाहती तो जब जेब कतरों के एनकाउंटर हो रहे थे तो उसके भी एनकाउंटर हो जाते, कर सकती थी, लेकिन एनकाउंटर इसलिए नहीं करा चूंकि वो उसी पार्टी का कार्यकर्ता था, बजरंग दल का आदमी था, और उसको छुड़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए पूरा प्रशासन बदल के रख दिया था। सबके ट्रांसफर हो गए थे वहां पर, वो इसलिए कि वो प्रशासन बहुत फुका हुआ था, उनके आदमी को मारा, उनकी चौकी को मारा। ऐसा ना हो कि ये ढंग से कार्रवाई करे, उनको सबको हटा के और अपने मतलब के उन्होंने अधिकारी वहां लगाए और बचाने का पूरा प्रण किया। हमने ये बिहार के अंदर देखा किस तरह से एक मंत्री ने मॉब लिंच के कातिलों की फूलमाला डाल के स्वागत किया और उनको वकील प्रोवाइड कराए, उनको जेल के अंदर मिलने को गए। जब एक सरकार किसी को बचाने पे आएगी तो बचा सकती है, जैसे बच रहे हैं, और सरकार फंसाने पे आती है तो बेकसूर को फंसा देती है। जिस तरह से गुजरात के अंदर संजीव भट्ट जो एक दंगा रोकना चाहते थे, जो कत्लेआम वहां रोकना चाहते थे गुजरात के अंदर, उनको किस तरह से फंसा के रख दिया सरकार ने, क्या कसूर था? ठीक है, मैं शिवम, मैं 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड। एक यात्रा निकाली थी और तो यात्रा अकरम कादरी, बात हो गई आपकी, बात हो गई, मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। शिवम, मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है अकरम, बात हो गई। दूसरे पुलिस वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन संजीव भट्ट को फंसा दिया क्योंकि मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाई। ये सरकार का न्यू इंडिया है। ठीक है अकरम कादरी, बात हो गई, अब इस पे इसका जवाब ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अब हौसला बढ़ाना उसे कहते हैं जब इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसे कहते हैं हौसला अपराधियों से जेल में हौसला बढ़ाना उसे कहते हैं जब 70 सालों तक प्रोवाइड कराना हौसला बढ़ाना नहीं है, जेल नहीं जाता। उसे बचाने के लिए प्रशासन को बदल देना हौसला बढ़ाना नहीं है। आज खड़े होकर कहते हैं इंडिया मोदी जी का है, भारत देश इसको, इस देश भारतवासी यही न्यू इंडिया है। मतलब फाड़ फाड़ के मोदी जी कह रहे थे न्यू इंडिया बनाऊंगा, वो आज न्यू इंडिया आपके सामने है। अपराधियों के लिए इस तरह से किस तरह से उनके हौसले बढ़ाए जा रहे हैं, ये न्यू इंडिया कैसे बढ़ाए हैं आपने, हमेशा से बढ़ाते आए हैं आप तो। ठीक है, मैं दीपक पांडे, दीपक, क्या वाकई में इस तरह के वाकयात पर, जो इस तरह के वाकये होते हैं, क्या वाकई में इस पर सियासत भी होती है? क्या जो सियासी पार्टियां होती हैं, क्या उनका भी बैक रहता है, उनका सपोर्ट रहता है इस तरह के वाकयात में? अबू भाई, मैं जितना समझता हूं, आप जितना समझते हैं, अगर कोई अपराधी जेल से बाहर आता है और कोई कैबिनेट मिनिस्टर जाकर के उससे मिलता है तो क्या होगा कि इस तरह के आपराधिक कृत्य करने वालों का मनोबल बढ़ेगा। अगर कोई अपराधी जेल से बाहर आता है इस तरह का अपराध करके, उसे फ्रंट माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के फ्रंट रो लाइन में जगह दी जाती है बैठने के लिए, वीवीआईपी गेस्ट वाली लाइन में। तो इस तरह से अगर काम किया जाएगा तो लोगों का हौसला बढ़ेगा। अगर कहीं गैंग रेप होता है, आपके 2 मंत्री तिरंगे झंडे लेकर के अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, इस तरह से हौसला बढ़ेगा। कोई विधायक गैंग रेप करता है, उसको 2 साल तक सरकार बचाए रखती है, सीबीआई और कोर्ट को उसमें जाकर के अपना भूमिका अदा करना पड़ती है। इस तरह से अगर फैसले होते हैं तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम है, मैं ये कह रहा हूं कि सांकेतिक राजनीति ऊपर से होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे गरीब भाइयों को, दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। अब बताइए
कि कहीं ना कहीं आप देखिए मारा जा रहा है, वो क्यों नहीं ये कहते कि जो मार रहा है उसे सख्त सख्त कार्रवाई होगी, जेल जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले नोटिफिकेशन दिया था, 22 पॉइंट दिया था हर स्टेट को लागू करने के लिए। आप बताइए कितने स्टेटों ने लागू किया? नागालैंड एक स्टेट था जो लागू किया था, उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया, अभी तक लागू नहीं हुआ। अब शायद मध्य प्रदेश की सरकार उस पर कुछ कार्रवाई कर रही है, कुछ राजस्थान की कार्रवाई कर रही है। आप देखिए लिंचिंग हो कहां रही है, और लिंचिंग पे आप कदम क्या उठा रहे हैं? लिंचिंग के आप जो भी लिंचिंग का शिकारी होता है, आप बताइए जो लिंचिंग करते हैं लोग कितने दिन जेल के अंदर रहे, जेल के बाहर आने के बाद अगर उनका भव्य स्वागत होता है, अगर भव्य स्वागत होता है तो दूसरे लोग भी, क्या हो गया है कि लिंचिंग करना एक राजनीति में शॉर्टकट हो गया है अच्छे मंत्रियों और सत्ता में पहुंचने का। आपने देखा हो जितने लिंचिंग किए वाले हैं, आज देखिए कि उनकी सत्ता में कितनी पहुंच अच्छी हो गई है। तो ये सब चीज जो इशारे हैं, दर्शाते हैं कि आप लिंचिंग करोगे तो आपको अच्छी पहुंच और सत्ता का सुख भोगने को मिलेगा। मैं एग्जाम्पल के साथ, तथ्य के साथ बात कहा हूं। नहीं, ठीक है दीपक, बात हो गई आपकी, हालांकि थोड़ी सी कड़वी बात आपने कही। मैं वीएन राय जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे साथ डिबेट में आधा घंटा ही रहेंगे। वीएन राय जी, आखिर क्योंकि आप कानून को बहुत अच्छे से जानते हो और इस तरह के हालात आपने बहुत करीब से देखे हैं, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में समाज में कानून का डर या कानून की बालादस्ती जिसे कहते हैं, क्या वो चीज खत्म हो गई है? क्योंकि बुलंदशहर वाकये की जब यहां के तशद्दुद की हम बात करते हैं तो यहां पर एक पुलिस जवान का कत्ल किया गया था। एक भीड़ आती है और उन्हीं के सरकारी रिवॉल्वर से गोली मार देती है, और उसके बाद इसके जब मुजरिमीन जेल से रिहा होते हैं तो उनका देखिए किस तरह से भव्य स्वागत होता है। देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण चीज है जो अभी आपने दिखाई थी। एक व्यक्ति जो बहुत गंभीर अपराधों में जेल के अंदर बंद है, जमानत हासिल करना तो किसी का भी अधिकार हो सकता है, उसे जमानत मिल गई, लेकिन बाहर आकर के जब उसका स्वागत हो रहा है और वो सारे लोग स्वागत कर रहे हैं जो सत्ता पार्टी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, तो ये एक गंभीर मसला हो सकता है। इससे इसका जो मैसेज है, इसका जो संदेश है वो बड़ा गलत जाता है। मतलब एक तरह से राज्य की देह भाषा है ये, स्टेट की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको ये शो करता है। तो ये खराब चीज हुई। ये जो भीड़ हिंसा है ये तो अलग अलग तरीकों से हो सकती है। किसी जेब कतरे को आप पकड़िए, कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग रहा हो, कोई नकबजन पकड़ा जाए, तो ये तो एक जो भारतीय जनमानस है उसकी इनबिल्ट साइकोलॉजी का हिस्सा है। वो तो एक अलग, उसे भी खत्म होना चाहिए और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के बुलंदशहर जैसी घटनाएं तो हेट क्राइम है। ये तो एक खास तरह के, और आप देखिए जो लोग छूट के आए उनके लिए नारे क्या लग रहे थे, भारत माता की जय, जय श्री राम। तो ये एक खराब संदेश जा रहा था। वो इंस्पेक्टर जो मारे गए थे उनकी पत्नी का इंटरव्यू मैंने अभी कहीं देखा, जो अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, जो पैरवी हो रही सरकार की तरफ से उसके बारे में चिंतित हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इनके मतलब राज्य अगर सचमुच सीरियस है तो ये जो लोग जमानत पे छूट के आए इनके जमानतों को कैंसिल कराने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो विधवा है, जो डरी हुई है, उसे जेल से भी धमकियां मिल रही थी, अब तो ये लोग बाहर आ गए, अब तो और ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, तो उसको सुरक्षा के भी समुचित इंतजाम किए जाने चाहिए। बिल्कुल राय साहब, मैं एक चीज और यहां समझना चाह रहा था कि कानून की जो बालादस्ती हुआ करती थी, लोग कानून से डरते थे, वो एक चीज लोगों के दिल से एक तरह से निकलती चली जा रही है। अब कोई कुछ भी करने के लिए तैयार है, और जिस तरह से मतलब इस तरह के वाकयात कई वाकये हो चुके हैं, चाहे झारखंड की हम बात करें, उन्नाव की बात करें, कठुआ की बात करें, या फिर अब जिस तरह से बुलंदशहर के मामले में हुआ है कि एक मुजरिम जब निकल रहा है और उसके साथ उसका इतना शानदार इस्तकबाल होता है, तो मतलब सवाल खड़ा होता है समाज पर भी। हाँ, सही बात है। देखिए, कानून की बालादस्ती तो तभी कायम हो सकती है जब कानून सबके लिए बराबर रहे, जब कानून लागू करने वाली एजेंसियां सबके साथ बराबरी का सलूक करें। अगर आप उसमें जरा भी भेदभाव करेंगे तो एक सेकुलर पॉलिटी में, ये पाकिस्तान में तो चलिए हो सकता है कि आप अहमदियों को मार दीजिए, आप ईसाइयों को मार दीजिए, हिंदुओं सिखों के साथ ज्यादती करिए, वहां तो चल सकता है। लेकिन भारत में
जहां हमने एक सेकुलर निजाम बनाया है वहां ये कतई नहीं चलना चाहिए और इस पर हमें सख्ती के साथ सोचना चाहिए। बिल्कुल। क्या राय साहब, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, हमारी जो जांच एजेंसियां, क्या उन पर सवाल नहीं उठता है? ठीक है, जो लोग अब जेल से छूट रहे हैं, अगर वो वाकई में पाक दामन है तो आखिर जेल क्यों गए? उन्हें हमारी जांच एजेंसियों ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने आखिर उन्हें जेल में क्यों डाला अगर वो पाक दामन है, साफ सुथरे हैं? नहीं, देखिए, जमानत तो हर अभियुक्त का एक अधिकार है। जमानत हो गई ये तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जमानत कैसे हुई हमें देखना चाहिए। स्टेट को इन जमानतों के खिलाफ ऊंची अदालतों में अपील करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बुलंदशहर जैसे मामले में एक जिसे आप कह सकते हैं स्पीडी ट्रायल कराना चाहिए, डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर आप इसे लंबा खींच देंगे तो जाहिर है कुछ गवाहान मर जाएंगे, कुछ डर जाएंगे, कुछ हॉस्टाइल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो जवान शहीद हुआ, जो जिस जवान का कत्ल हुआ, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। जो मुतासरीन है उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। सुबोध कुमार के खानदान को, सुबोध कुमार को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन आपके पास आना चाहूंगा। पहलू खान के मामले में हमने देखा, अलाउद्दीन के मामले में हमने देखा कि जिस तरह से झारखंड या राजस्थान में हुआ कि जब इनके जो मुजरिमीन थे जब वो जेल से बाहर आते तो किस तरह से उनकी हौसला अफजाई होती है। फिर उसी तरह का वाकया हुआ है। शहाबुद्दीन साहब, देखिए, जिस तरीके से अपराधियों का अगर समाज में महिमा मंडन अगर होना शुरू हो जाता है तो इससे ये समझिए कि उसके जरिए एक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू करने का प्रयास होता है। पहलू खान के लोग छूटे, वहाँ भी जय श्री राम के और भारत माता के नारे लगे। ये बुलंदशहर में जब हुआ वहाँ भी जय श्री राम के और भारत माता के नारे लगे। इससे लगता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने गंभीर अपराध में जमानत होना आसान नहीं था। जिस तरीके से पहलू खां के मामले में अब खुल के आ रहा है कि पुलिस की जो जांच थी वो बाकायदा एक राजनीतिक दबाव के तहत उसमें खामियां छोड़ी गई। यहाँ इस बुलंदशहर वाले में भी मुझे ऐसा लगता है कि जो चार्जशीट कोर्ट में पेश हुई होगी उसमें यकीनन सरकार का, बीजेपी सरकार का दबाव रहा होगा और उन खामियों की बुनियाद पे से छूटा होगा। और समाज में अगर अपराधियों का अगर महामंडन करना शुरू कर दिया तो ये तय है कि फिर समाज जो है वो अराजकता की ओर जा रहा है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर समाज में अपराधियों को अगर हम हीरो की तरह पेश करेंगे तो ये तय है कि फिर आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा और अपराधी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि समाज टूट जाएगा। मैं सवाई सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या वाकई में इस तरह के जो वाकयात हैं वो हमारी जमहूरियत की जो बुनियाद है उसके लिए खतरा नहीं है? हमारा जो भाईचारा है जिस तरह से, और हिंदुस्तान खासतौर से जिस भाईचारे के लिए जाना जाता था, गंगा जमनी तहजीब के लिए, जब इस तरह के वाकयात होने लगेंगे तो हमारी जमहूरियत ही एक तरह से महफूज नहीं रह जाएगी। सवाई जी, निश्चित रूप से हमारे देश को कलंकित किया जा रहा है। ये जो घटना है और घटना के पीछे जिस तरह का काम हो रहा है, केवल सुबोध कुमार सिंह की नहीं, राजस्थान में पहलू खां की बात भी है, कठुआ की बात भी है, उन्नाव की बात भी है, झारखंड की बात भी है। सभी जगह एक से ही परिणाम आ रहे हैं और एक ही तरह के सारे लोग नजर आ रहे हैं। वही भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे। ये भारत माता और जय श्री राम को इन्होंने इतना हल्का कर दिया और दुनिया भर में इतना इन दोनों बातों को इतना नीचे गिरा दिया, पूछे मत। जय श्री राम मर्यादा के आदर्श रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम अमर्यादित लोगों के द्वारा उनका नाम लिए जाना। दूसरी तरफ भारत माता की जय, यानी अपराधियों को जब मुक्त किया जाए तो भारत माता की जय बोलना, ये तो और भी कलंक की बात है। भारत माँ को ऐसे, यानी इतना हल्के ढंग से सारी बातें चल रही हैं। ये हमारे देश में और दुनिया में किस तरह का संदेश दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात और है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी कलंक की बात है, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह का संभव है। फिर आगे देखेंगे कि पुलिस, प्रशासन, राजनीति और फिर समाज,
इन सबको भी कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा किया जाता है। और मैं तो ये कहूं न्यायपालिका पर भी सवाल उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि वीएन राय जी के पास मैं आना चाहूंगा। वीएन राय जी, मैं आपको बताऊं जी जी, मैं सिराज जी आपके पास आऊंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है कि उससे पहले वीएन राय जी के पास मुझे जाना है, वो शायद डिबेट से जाने वाले हैं। वीएन राय जी, एक सवाल मैं आपसे और समझना चाहता हूं कि चाहे पहलू खान का मामला हो, चाहे अलाउद्दीन का मामला हो, चाहे सुबोध कुमार सिंह का मामला हो, इस तरह के जो वाकयात होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जुर्म हुआ है, कोई ना कोई मुजरिम होगा, लेकिन हम देखते हैं कि सालों के साल, बरसों के बरस बीत जाते हैं और कोई गुनहगार उसमें पकड़ा नहीं जाता है, कोई मुजरिम उसमें साबित नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब जुर्म हुआ है, उसके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो मुजरिम और गुनहगार क्यों नहीं मिलता है? बड़ी सीधी सी बात है ना, देखिए मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया कि स्टेट की एक बॉडी लैंग्वेज होती है। अगर स्टेट नहीं चाहता तो कैसे पकड़े जाएंगे? जो हत्यारे हैं, जिन्होंने ये सारे अपराध किए हैं, वो कहीं ना कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और वो ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको स्टेट का सपोर्ट हासिल है। ये सारे लोग सत्ता पार्टी के जो उनके संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कैसे होगा कि अगर राज्य चाहेगा उसके बाद भी राज्य की एजेंसियां इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी? तो जरूरी तो ये है कि हमें एक माहौल बनाना चाहिए जिसमें राज्य को भी हम मजबूर करें कि इस तरह की जब भी घटना होती है तो इसे एक चुनौती के तौर पे ले, और जो भारतीय संविधान में जो कुछ निहित है उसके हिसाब से हमारे तो सारे नागरिक बराबर हैं, सभी नागरिकों को बराबर के न्याय का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, तो राज्य इसको लागू करे। इसके लिए हमें राज्य को मजबूर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीएन राय जी अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि आखिर समाज दुश्मनों का समाजी बायकॉट कब किया जाएगा, और इससे भी अहम सवाल यह कि सुबोध कुमार सिंह के कातिल आखिर गिरफ्त में कब आएंगे, और सुबोध कुमार सिंह को आखिर इंसाफ कब मिलेगा, जो मुतासिरीन है आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं बदलते समाज की। जी हां, समाज की बेहिसी की। लगातार जाहिर सी बात है कि जब कोई जुर्म करने वाला, कोई मुजरिम या मुलजिम कह लीजिए कि जेल से रिहा होता है और उसका जब मजहबी नारे लगाकर उसका इस्तकबाल किया जाता है, उसे फूल मालाएं पहना जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका हौसला कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और ये एक दो वाकयात नहीं, अब ये एक तरह से रिवायत बनती चली जा रही है। कई इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। आखिर समाज कहां पर जा रहा है? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझ रहे हैं कि आखिर इतनी बेहिसी समाज में आखिर क्यों आ रही है। मैं शिवम त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगा कि डिबेट के पहले हिस्से में हमने देखा कई पैनलिस्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं इस तरह के वाकयात में सियासत होती है। शिवम त्यागी जी, देखिए, सियासत की जहां तक बात है, अगर सियासत से जोड़ने की बात करें तो सबसे पहले मैं इस चीज पर बात करना चाहूंगा कि मेरे बीएसपी के मित्र ने कहा कि ये इसमें जरूर सियासत है। होता क्या है कि जब आप राजनीतिक अलग अलग चश्मों से चीजों को देखते हैं तो चीजें साफ पकड़ में आ जाती है। अतुल रॉय इनके घोसी के एमपी उम्मीदवार हैं, अभी तक बने हुए हैं, रेप के अक्यूज्ड हैं, भगौड़े हैं, पहले भागे फिर रहे थे, अभी सरेंडर किया है पिछले दिनों आकर उन्होंने। जब वहां पर बीएसपी को बोलना पड़ता है तो बोलचाल बदल जाती है। आनंद जी जब 200 करोड़ मायावती जी के भाई जब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच होती है तो भ्रष्टाचार के मुद्दे बदल जाते हैं। 2 साल तक परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? अब अपने को डिफेंड करेंगे। डिफेंड नहीं कर रहा हूं, वो अपराधी है, जेल में है। मैं उस समय भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि अगर वो अपराधी है तो जेल में सजा दिलवाइए, सरकार आपकी है। और आप अपने विधायक को 2 साल तक रोकते हैं और जो 10 दिन के अंदर गिरफ्तार होता है उसको बोलते हैं। और आप नहीं मिलना चाहिए। अब बंगाल को कुलदीप सेंगर की बात करते हैं, कुलदीप सेंगर पार्टी के बाहर आता है, अतुल राय को करिए बाहर अध्यक्ष, करिए जेल में जाता है। आप कहते हैं कि गलत है, बाहर आप जेल में हैं, आप जेल में हैं, जेल रहेगा। अपराधी की जगह कहां है? जेल ही है, जेल से बाहर करिए। क्यों नहीं किए थे? इसीलिए 2 साल आप क्यों अपने पद में बैठाए थे? सेंगर कहां था?
बहिष्कार की जब बात आती है तो सरकार को तो टोकेंगे, लेकिन जब अपने ऊपर बात आएगी तो भूल जाएंगे उसको। कहेंगे नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत फंसाया गया है। आनंद जी पर घोटाले के आरोप है, नहीं नहीं गलत फंसाया गया, जेल में डाल देना, आप जो गलत को बोल रहे हैं। दूसरी चीज अगर सीधी है, आरोप लगाना कुछ नहीं होता, आपके मंत्री ठीक है, बात हो गई, देखिए बात हो गई, ठीक है बात हो गई, मैं ठीक है बात हो गई, मैं शहाबुद्दीन जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, मैं यासिर जिलानी उसके बाद आ रहा हूँ। ठीक है दीपक, बात हो गई, शिवम बात हो गई, शिवम तैयार की बात हो गई, शिवम बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया आप लोगों को। शहाबुद्दीन, डॉक्टर शहाबुद्दीन जी, सवाल ये है कि किसी एक पार्टी पे या दूसरी पार्टी पे इल्जाम लगा के अपराध से बचा नहीं जा सकता। सवाल अपराध के राजनीतिकरण का है। वो किसी भी राजनीति अगर किसी अपराधी को संरक्षण देती है तो उससे समाज को खतरा है। सवाल कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है। सवाल ये है कि जब अपराधी अगर जेल से छूट के आता है, हम उसके जय श्री राम के नारे लगाते हैं, भारत माता के नारा लगाते हैं, हम क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? सही, क्या भारत माता जो है वो अपराधियों के समर्थन के लिए है, या भगवान जय श्री राम जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम है वो अपराधियों को जो है वो समर्थन देने के लिए है? हम समाज को कहां लेके जाना चाह रहे हैं? सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण का है। अगर अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण बंद नहीं हुआ तो ये समाज में अराजकता आना तय है, जो न समाज के हित में है न देश के हित में है। इसलिए हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर हम अपराधियों के साथ खड़े होंगे तो फिर हम एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते। मैं यासिर जिलानी से इसका जवाब ले लेता हूं। शिवम, मैं यासिर जिलानी से इसका जवाब ले लेता हूं। यासिर जिलानी, क्या वाकई में सच्चाई यही है कि सियासी पार्टियों का सपोर्ट होता है कहीं ना कहीं? जिस पार्टी, अभी जिस तरह से वीएन राय जी पहले डिबेट के पहले हिस्से में कह रहे थे कि कहीं ना कहीं स्टेट के बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि अगर इस तरह के वाक्य होते हैं तो सरकार का सपोर्ट होता है। यासिर जिलानी, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें थोड़ा सा क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी याददाश्त बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती है, हम सिलेक्टिव होकर सोचने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में इसकी जो इससे पहले वाली सरकार थी उसमें मथुरा में रामवृक्ष यादव ने तत्कालीन एसपी समेत 19 लोगों का कत्ल कर दिया था। पूरे मथुरा को अपने आप में उन्होंने अगवा कर लिया था। हम भूल जाते हैं सज्जन कुमार को, जगदीश टाइटलर को और कमलनाथ जो इस वक्त मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का, जो 84 के दंगे में डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ। हम भूल जाते हैं मुजफ्फरनगर के दंगे को। समाजवादी सरकार में सुन लीजिए, देखिए मैंने बोला नहीं, अगर ये बोलेंगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा। लेकिन उसके जरिए आप जो आज हुआ उसको आप जायज नहीं ठहरा सकते। जो जिस दिन हुआ वो भी समाज के लिए खतरनाक था। बिल्कुल, और आज जो हुआ वो यासिर जिलानी, जो बात शहाबुद्दीन साहब कर रहे हैं तो सही कह रहे हैं कि इसे जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। जो जिसने मैंने अबू हुरैरा एसडीपीआई के केरला में 5 लोग बम ब्लास्ट थे, बम ब्लास्ट में मुलविस के जेल गए, हत्या करी एसडीपीआई के 5 कारकुनों ने, जो 5 इनके बड़े ओहदेदार थे। जब वो बाहर आए जमानत पे तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे। हिंदुस्तान ने देखा है, हमने इनको भी इस तरह की बात नहीं करी। हम तो इस चीज को कह रहे हैं कि सभ्य समाज को बनाने के लिए सामाजिक कारकुन, समाज के बड़े बुद्धिजीवी और समाज के जो अच्छे लोग हैं, आपकी बातों को 100% का समर्थन देता हूं, लेकिन ये बताइए कि मंत्री के तमाम जो कारकुन केंद्र में मंत्री जाकर के माला पहनाएगा, अपराधियों को हीरो बनाएगा, तो सभ्य समाज कैसे रह जाएगा? जिलानी साहब, आपसे प्रश्न है मेरा छोटा सा। लेकिन एसडीपीआई की तरह आतंकवाद में मुलविस नहीं है, ये समझ लीजिए। एसडीपीआई के लोग डायरेक्ट आतंकवाद में मुलविस हैं। इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, वो एक सियासी पार्टी, इस तरह से इल्जाम मत लगाइए। यासिर जिलानी, इस तरह से मत कहिए, वो एक सियासी पार्टी ही है, जमहूरियत पे उन्हें भी यकीन है। यासिर जिलानी, इस तरह की जबान मत इस्तेमाल कीजिए। वो भी एक सियासी पार्टी है, हमारी जमहूरियत पे उसको भी विश्वास है। ये सच्चाई है, इस पे हमने डिस्कशन किया। आईएसआईएस से डायरेक्ट देखिए, फिर आप डिबेट को डाइवर्ट कर देंगे। यासिर जिलानी पे डिबेट को डाइवर्ट कर देंगे। यासिर जिलानी लगा रहे हैं। यासिर जिलानी लगा रहे हैं। नहीं, तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, मैं डाइवर्ट कहां कर रहा हूँ? डिबेट डाइवर्ट हो जाएगा। जो लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं,
जो लोग ऐसे लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आखिर ये वाकया तो रुक क्यों नहीं रहे यासिर गिलानी? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। जो लोग, जो मुजरिम है, जो कसूरवार है, उन्हें हीरो बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है? कि जो अपराधी है, जो मुल्जिम है, उसको बिल्कुल जी। देखिए, मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा है, जो मुजरिम है, जो कसूरवार है, जो गुनहगार है, उन्हें हीरो बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है? और इस तरह के वाकया तो रुक क्यों नहीं रहे यासिर गिलानी? उनके साथी थे, वो सबके सब जेल में। तो जो लोग, ये देखिए, ये हमारा समाज रोक सकता है। ये हमारा समाज के जो लोग हैं, जो समाज के बहुत गंभीर लोग हैं, जो समाज को बनाने का जिनके पास जिम्मेदारी है, वो हमारे सिविल सोसाइटी के पास है। आप अगर इसको किसी भी इस तरह के केस को राजनीतिक देंगे, तो राजनीति का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां और खास करके जिन्होंने सबसे ज्यादा हुकूमत करी है, कांग्रेस जैसी पार्टी, गया जो उन्हें माला पहनाया, आपको दामन कमजोर मिलेंगे। उसके खुद के नेताओं ने कहा, उसके एक बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, सलमान खुर्शीद ने एमयू जैसे विश्वविद्यालय में खड़े होकर कहा कि हमारे दामन को खून से रंगे हुए हैं। तो ये सब जानते हैं। देखिए, हमें टाइप के, लेकिन आप लोग नहीं वो चीज करना नहीं चाहते हैं, बस भाषणबाजी, लतीफेबाजी करना है। देखिए, अपराधियों को कभी इस सरकार ने, जो हम लोगों ने देखा है, जो ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है। अब तो जमानत सामने जाकर अधिकार है। जमानत में जो लोग छूटे उनके अपने फॉलोअर्स हैं। नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र है, जमानत कोई अधिकार है किसी भी। ठीक है, मैं अकरम खादरी, कोई भी अकरम खादरी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अकरम खादरी का मेरा पहला वक्तव्य सुन लिया। ठीक है, यासिर गिलानी, मैंने बहुत टाइम दे दिया, यासिर गिलानी बात हो गई, यासिर गिलानी बात हो गई। दीपक आपकी बात हो गई, दीपक बात हो गई, एक करके बात कर लीजिए। मैं अकरम खादरी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि आखिर इस तरह के वाकये रुकेंगे कैसे? अभी लगातार इस तरह के वाकये होते जा रहे हैं, रेफरेंसेस थे, इस तरह के वाकये लगातार हो रहे हैं। मेरे कुछ और रेफरेंसेस थे जो मैं बताना चाहता हूं। यासिर गिलानी बात हो गई, मैंने बहुत टाइम दिया, एक बड़े पैमाने यासिर गिलानी साहब, मैंने टाइम दे दिया, समाज से ये जमानत का देखिए आप, एनआईए के वकील ने उसका कोई विरोध नहीं किया। साध्वी प्रज्ञा सिंह को जब जमानत मिली है, बम ब्लास्ट की आरोपी, एक आतंकवाद की आरोपी, उसका एनआईए के वकील ने विरोध नहीं किया था। यही सब जगह पैटर्न है और उसको पार्लियामेंट तक घुसे दिया। तो कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं, जो अभी आईपीएस अधिकारी, अधिकारी ने जो बताया है, तर्क बैठने के देना है तो दीजिए। यह हकीकत है, एनआईए के वकील ने विरोध नहीं किया, देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्क के साथ बात करिए, तर्क के साथ ठीक है, वन बाय वन बात कीजिए, वन बाय वन बात कीजिए, तो खोल के आपको दिखा दूं उस केस में भी। ठीक है, नहीं, वन बाय वन बात रखिए, वन बाय वन बात रखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सवाई सिंह जी, केंद्रीय मंत्री की बात होती है। ठीक है, शिवम में आ रहा हूँ, शिवम में आ रहा हूँ, मैं आपको टाइम दूंगा। शिवम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, शिवम, मैं आपके पास आता हूँ, शिवम में आता हूँ, शिवम में आता हूँ आपके पास, शिवम में आता हूँ मैं। सवाई सिंह जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। सवाई सिंह जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ। नहीं, अकरम खादरी बात हो गई, अकरम खादरी, मैंने टाइम दे दिया, बात हो गई, खामोश हो जाइए। अकरम खादरी, बात आपकी हो गई। सवाई सिंह जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि एक तो समाज में लगातार इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरे की हम देखते हैं कि डिबेट पे जब हम लोग इस तरह के इश्यूज पर चर्चा करते हैं, तो पुराने चर्चाओं को भी निकाल लिया जाता है। ठीक है, उन इश्यूज का भी चर्चा होना चाहिए, लेकिन आखिर जो सपोर्ट किया जा रहा है, इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, इसकी मजम्मत क्यों नहीं होती है? इसे रोकने के लिए क्यों नहीं कहा जाता है? इसमें बिल्कुल रोकने की जरूरत है, और रोकना, समाज को रोकना होगा, क्योंकि सरकारों का तो आज दिख रहा है, सरकारों की भूमिका नजर आती है साफ साफ कि किस तरह से इन केसेस को लिया जाता है, किस तरह से बनाए जाते हैं, और फिर बाद में इतने गुंजाइश छोड़ दी जाती है कि जल्दी उनकी जमानत हो जाती है। यह शर्मनाक बात है सरकार के लिए सवाल, और वो ये नहीं देखती हैं वो सरकारें कि उनके बारे में पूरी देश में, पूरे दुनिया में क्या संदेश जा रहा है। इसलिए अब जनता को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि असली में तो जनता को भुगतना है। इन अपराध इस तरह से बढ़ेंगे निश्चित रूप से। आप देखेंगे अभी गांधी जी की हत्या करने वाले को जिस तरह से महिमा मंडित किया गया, और फिर वो हत्या करने वाली सांसद भी बनी, और सांसद बनने के बाद संसद में जब जाती हैं
तो जय श्री राम और भारत माता की जय बोली जाती है। तो वहीं से एक तरह से शुरू होता है। राष्ट्रपिता एक तरफ कहा जाता है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में कहा कि चक्रधारी और चरखाधारी से बचना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपिता के हत्यारे को भी देशभक्त कहा जाए। राष्ट्रपिता के हत्यारे को अगर देशभक्त कहा जाएगा तो इस देश में फिर बचेगा क्या? तो ये महिमा मंडित करना अपराधियों को, ये ठीक है। मैं यासिर जिलानी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी कि अपराधियों को अब यहाँ पर जो बड़ा सवाल उठ रहा है, शिवम त्यागी, सवाई सिंह की बात हो गई, आपकी सवाई सिंह की बात हो गई। मैं शिवम त्यागी एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आखिर सुबोध कुमार सिंह के जो कातिल हैं, जो असल कसूरवार हैं, वो कैसे पकड़े जाएंगे? क्योंकि जो लोग पकड़े गए थे उन्हें तो हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। उन लोगों के साथ उनका इस्तकबाल तो इस तरह से किया जा रहा है कि उन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं है, जबकि सारे सबूत सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो एक तरह से वायरल हुए और सब कुछ दुनिया ने देखा। खैर, उस चीज को आप छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सुबोध कुमार सिंह को इंसाफ कैसे मिलेगा? 2017 दिसंबर का मामला है, आज 2019 अगस्त चल रहा है, इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ कैसे मिलेगा सुबोध कुमार को? अबू, एक चीज मैं इस देश की न्याय व्यवस्था के लिए आपको बता देना चाहता हूं। कश्मीर की एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, एक साल में 180 हेयरिंग हुई, 180 हेयरिंग हुई, 172 से ज्यादा गवाह हुए। उसका पूरा परिवार जो कभी केस को फॉलो अप भी नहीं कर रहा था, बावजूद उसके उसे इंसाफ मिला। और इस देश में महिमा मंडन की जहां तक बात है, महिमा मंडन शहाबुद्दीन का भी होता है, महिमा मंडन भी होता है। एक करके बात कीजिए, मैं अलाव नहीं करूंगा इस तरह से, किसी को अलाव नहीं करूंगा। नहीं, देखिए, मछली बाजार मत बनाइए प्लीज, मछली बाजार मत बनाइए। एक एक करके बात कर लीजिए। मैं अकरम कादरी आ रहा हूं, दीपक में आ रहा हूं। शिवम को बात पूरी कर ले दीजिए, शिवम त्यागी बात पूरी कर लीजिए। सवाई सिंह जी अब सुन लीजिए, आपका टाइम खत्म हो गया। आज आपसे आधी उम्र का व्यक्ति यहाँ बैठकर इस पर बात नहीं कर रहा होता। इस देश में महामंडन हुआ है, लोग कातिल लोग मुख्यमंत्री बने बैठे और आपने नहीं बोला। और आज आपको एक केस में इतनी परेशानी, इतना सेलेक्टिव कैसे? अगर आपने 31 दिसंबर में कश्मीरी के पंडितों के लिए आवाज उठाई होती, उस लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाई होती सामाजिक तौर पर, तो आज एक शिवम त्यागी आपसे एक लिंचिंग पर बहस नहीं कर रहा होता। यह सामाजिक ताना बाना अगर बिगड़ा है तो इसमें पुरानी जो सरकारें हैं उनका क्या हाथ है, उसको देखिए। आप जब सेलेक्टिवली एक चीज को कहते हैं, और रही बात सुबोध कुमार की, कुछ ना कितनी अपराधियों का स्वागत करेंगे इस देश के किसी बात को लेकर और आज के अपराधों को जस्टिफाई ना बोलो। नहीं, देखिए, मैं बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक एक करके बात करिए। ठीक है, बात हो गई, शिवम त्यागी बात हो गई, सभी खामोश हो जाइए। मैं यासिर जिलानी मैं आपके पास आना चाहता हूं। शिवम बात हो गई, सवाई सिंह जी आपकी बात हो गई, आप खामोश हो जाइए। बात हो गई, सवाई सिंह जी बात हो गई, शिवम बात हो गई। मैं चाह रहा हूं एक एक करके बात कीजिए, बात रख लीजिए। बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत अहम इशू है, समाज टूट रहा है। यह चीज तो हमें समझनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान जो एक इत्तेहाद था, एक भाईचारा था, गंगा जमनी तहजीब के लिए, जो मुश्तरका तहजीब के लिए हिंदुस्तान जाना जाता था, आज उसे नुकसान पहुंच रहा है। आज जब हम अपने मुल्क को, अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को बचाने के लिए बात कर रहे हैं तो उस पर मछली बाजार मत बनाइए प्लीज। मैं यासिर जिलानी, मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि जो एक रिवायत चल पड़ी है, एक रिवायत बनती जा रही है, कई इस तरह के वाकये हो गए कि एक मुजरिम निकलता है, कसूरवार, एक गुनहगार जेल से निकलता है तो ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ मंत्री जी भी जा रहे हैं, सब उसका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। यह रिवायत कब बंद होगी यासिर जिलानी? इस पर रोक कब लगेगी? सख्त कदम कब उठाया जाएगा इसके खिलाफ? अगर ये बिल्कुल देखिए, ये रिवायत अगर जोर पकड़ रही है तो आप यकीन माने कि इस रिवायत से जो हमारी सांझी संस्कृति और विरासत है, जो भारत की संस्कृति एक 2-3 साल पुरानी या 20 साल पुरानी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तो कम से कम 1000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है, उस पे कभी कोई आंच नहीं आएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस तरह की चीजों को कभी भी हमारे जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं,
जिस संस्कृति ने हमें भाईचारा सिखाया, जिसने हमें गंगा जमुनी तहजीब का एक गहवारा बनाया है भारत को पूरे दुनिया में, यकीन माने कि इनसे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हमारे सामने अंग्रेज थे तब कोई फर्क नहीं पड़ा, मुगल जैसे खतरनाक और उस तरह की जो डायनेसिटी रही है उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो कुछ नहीं है, ये चंद लोग हैं हमारे समाज के फ्रिंज एलिमेंट, हालात उससे भी खराब बनते जा रहे हैं। लेकिन अब समाज के लोगों से मेरी अपील है, आपके माध्यम से मेरी बात सुन लीजिए, कत्ल कर दिया जाता है, एक भीड़ आती है जिसे कानून का डर और खौफ है ही नहीं, और सरे राह कत्ल कर दिया जाता है, और इस तरह के वाकये रोज हो रहे हैं। मेरी अपील है, मैं उसके लिए कोई खास पार्टी, खास सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं। सारी सरकारों में होता है इस तरह से, सारी सरकारों में इस तरह से होता है। अब हालात बहुत खराब हैं, समाज को पटरी पर लाना होगा, और यासिर जिलानी आप और हमें ही निकल कर आना होगा इसके लिए। करने होंगे। देखिए, नहीं, तो हम तो देखिए, हम तो सड़कों पे रहते हैं, हम गली मोहल्लों में रहते हैं, हम उस गांव में जाके पता करते हैं जहां पे जब इस तरह की बात होती है। मैं उन तमाम समाज के लोगों के बारे में कह रहा हूं कि प्लीज फॉर गॉड सेक आप सिलेक्टिव ना हो। अगर आप चर्चा करें इस सुबोध जी की हत्या के ऊपर, तो आप करें उस वक्त के तत्कालीन एसपी जो मथुरा के थे, जिनके साथ 19 लोग मारे गए। आपको चर्चा करना होगा, आपको समाज को बताना होगा कि जो पहले जो चीजें हुई हैं या जो अब हो रही हैं, उसको खत्म करने के लिए हमें हिम्मत के साथ सामने आना पड़ेगा। हमें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। टीवी चैनल पे बैठ के, टीवी चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें ना करें, जमीन को करके काम करें। ठीक है, यासिर जिलानी, अकरम कादरी की बात करें, आपको कुछ अकरम कादरी कंटिन्यू कीजिए। यासिर जिलानी सुन लीजिए, बात हो गई, मैंने बहुत टाइम दिया। यासिर टाइम दिया, अकरम कादरी को सुन लीजिए जी। ये पता होना चाहिए, यहाँ डिबेट में आकर बैठे हुए और ये कुतर्क करे जा रहा है। ठीक है, अकरम कादरी कंटिन्यू कीजिए। यादव की हिमायत नहीं करी ना कांग्रेस ने, ना एसपी ने, समाजवादी ने, कोई पार्टी। अरे ये बदतमीज कौन है? ये बदतमीज है कौन? नहीं, यासिर जिलानी इस तरह की जबान मत इस्तेमाल कीजिए। यासिर जिलानी प्लीज, यासिर जिलानी मैं अलाउ नहीं करूंगा, इस तरह की जबान मत इस्तेमाल कीजिए। ये हमारे मेहमान है, देखिए हमारे गेस्ट हैं, उनके साथ इस तरह की बात मत कीजिए। यासिर जिलानी प्लीज, फर्क समझिए। यासिर जिलानी किस तरह की लैंग्वेज? यासिर जिलानी, मैं वही कह रहा हूं कि जबान संभाल लीजिए। इस तरह से टीवी डिबेट में आप बैठे हुए, इंटरनेशनल लेवल पर आप, ये चैनल इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है, बखूबी जानते हैं। इस तरह की जबान मत इस्तेमाल कीजिए। हम एक समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, और उसी डिबेट में अगर इस तरह की बाजारू जबान हम इस्तेमाल करेंगे तो बताइए फिर वाकई में बेहिसी है ये हमारी। यासिर जिलानी साहब, नहीं, ये बाजारू किसने शुरुआत करी है? ठीक है, आप बात बढ़ाइए मत, यासिर जिलानी बात बढ़ाइए मत। ठीक है, बात हो गई। मैं दीपक पांडे, दीपक आपके पास आ रहा हूं, दीपक आपके पास आ रहा हूं। क्या वाकई में इस तरह के वाकयात रुकेंगे? इस तरह के वाकयात क्या आने वाले दिनों में रुकेंगे? दीपक, देखिए जी, अबू भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार आपकी है, आपकी जवाबदेही बनती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में उन्नाव में कुछ होता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पिछली सरकार पे थोपते चले जाएंगे। अगर आपको बुलंदशहर में कुछ होता है, हमारा एक अधिकारी मारा जाता है, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। आप जाकर के सपा के समय के कार्यकाल की दुहाई देकर नहीं बच सकते। आपको चुना गया है, पूर्ण मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी, सही बात है। कुछ अच्छी उम्मीद रखी गई है, और आप आकर के पिछली सरकारों पे कब तक थोपते रहेंगे? आपसे ये उम्मीद नहीं है। आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, हम विपक्ष हैं, हमारा काम है प्रश्न पूछना। अगर हम प्रश्न पूछेंगे, आप कहेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम आपसे जवाबदेही मांग रहे हैं, और आप इस जवाबदेही को राजनीति का रूप नहीं दे सकते। अपोजिशन को सवाल पूछ सकता है, और इस तरह के वाकयात रुकने होंगे, ये यकीन दहानी तो कम से कम कराइए। न्यूज 18 उर्दू के जरिए ये तो आप कहिए कि इस तरह के वाकयात अब दोबारा नहीं होंगे। 100% आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। हमारी जवाबदेही है, सरकार उसको हर बार जवाब देगी, ठीक है, पिछली सिचुएशन से भी अवगत कराएगी, हर बार बताएगी, और कार्यवाही चाहे किसी का एमपी हो, किसी का विधायक हो, अगर गलत काम करेगा तो जाएगा। एक चीज। अब दूसरा मैं कहता हूं, जब हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर लगा के जब कोई बम फोड़ता है, मैं उसको
मैं उसको मुस्लिम से नहीं जोड़ता। मैं कहता हूं वो सिर्फ एक आतंकवादी है, उसको आतंकवाद से जोड़िए, धर्म का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। जय श्री राम लेकर जब कोई लिंचिंग करता है तो उसको पार्टी या धर्म से मत जोड़िए। वो एक इंसान है। अगर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर पर कोई बम फोड़ रहा है तो वो भी मुसलमान नहीं हो सकता, वो सिर्फ आतंकवादी है। आप इस लाइन पर चलिए ना, लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच नहीं। अगर सुबोध कुमार की किलिंग में किसी का हाथ है और उस पर कोई माला डाल रहा है, ठीक है, अगर उस पर कोई माला डाल रहा है, वो गलत कर रहा है। ठीक है। शिवम न्यूज़ 18 उर्दू से कम इतनी यकीन दहानी करा के जाइए कि अब इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। कोई मुजरिम, कोई गुनहगार जेल से निकलेगा तो उसका इस तरह से इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। क्या आपकी पार्टी इस पर सख्त कदम नहीं उठाएगी, या यूं कहा जाए कि जो सरकार है उसे कम से कम इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसकी खबर लेनी चाहिए, नोटिस लेना चाहिए, इस तरह के वाकयात ना हो, समाज बटे ना कम से कम। ये एक सामाजिक ताना बाना है और इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है, रहेगी, आगे भी रहेगी कि किसी भी तरह से समाज किसी भी चीज में बिल्कुल बटे ना। मामला हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, और मामला लिंचिंग में भी हिंदू मुस्लिम का नहीं है। लिंचिंग मतलब लिंचिंग। फ्लोर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री ने कहा ना खड़े होकर कि सुनिए, लिंचिंग मतलब लिंचिंग, मैं इसको धर्म से और स्टेट से मत जोड़िए। अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बस वन लाइनर। अब बाकी उसको कोई अपने धर्म के हिसाब से, उसके हिसाब से उसको घुमा फिरा के आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह के वाकयात को सियासी चश्मे से न देखा जाए और समाज को जोड़ने की बात की जाए। मैं तो जितने पैनलिस्ट बैठे मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि समाज को जोड़ने की बात कीजिए। एक अच्छा मौका होता है, आधे घंटे 1 घंटे जो आप टीवी डिबेट पर बैठते हैं, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को देखा जाता है, तो समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए, तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। और यही पैगाम लेकर यहां से जाइए कि हिंदुस्तान जिस तहजीब, जिस कल्चर के लिए जाना जाता था, उसे फिर पटरी पर लाना है, और जो शरपसंद है उन्हें सबक सिखाया जाएगा, और यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी ही बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पांडे मेरे साथ जुड़ने के लिए, अकरम कादरी साहब, शिवम त्यागी जी, यासिर जिलानी साहब, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब और सवाई सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।